अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपने सब्जेक्ट इलेक्ट्रो 212 का लेक्चर नंबर 9 जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्रीफली और इंतहाई सादा और सिंपल तरीके से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है, लेकिन आपके लेवल तक मैं आपको नॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों, वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और साथ बेल आइकन के साथ करें, ताकि नोटिफिकेशन के साथ आप पूरी लेक्चर सीरीज़ आपको देखने को मिल जाए। बच्चों, कैपेसिटर बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करने की उसके अंदर सलाहियत होती है। अब आपके सामने दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है बैटरी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो तो होता है कैपेसिटर, उसके अंदर जो चार्ज करने की या चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है वो कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग करता है, यानी हम लोग इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो बहुत तेज़ी के साथ। इसके मुकाबले में जो बैटरी होती है वो उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की वो ज़्यादा होती है, लेकिन हम बैटरी को एक स्लो प्रोसेस के साथ गुजार के जो है ना वो हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि हम लोग कैपेसिटर को किसी भी सर्किट के अंदर क्यों लगाते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी सर्किट को बग़ैर कैपेसिटर के अगर सप्लाई देते हो, तो यूँ इसकी मिसाल आप समझ लो कि जैसे कि एक जो है वो नल है, उसका हम डायरेक्ट खोलते हैं तो पानी उस वक्त तक प्रोवाइड करता है जब तक आपका पाइप खुला हुआ है। जैसे ही आप नल का जो ऊपर से जो उसका जो बटन है वो बंद कर देते हो तो आप पानी नहीं ले सकते। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसी नल के आगे एक टैंक को प्लेस कर देते हैं, तो जब आप टैंक को प्लेस करोगे तो ये टैंक फिल हो जाएगा ऊपर तक, और अगर आप पाइप पीछे से वाल्व उसका बंद भी कर दोगे फिर भी ये जो टैंक है वो कंटिन्यूसली पानी प्रोवाइड करने शुरू कर देगा। तो हम लोग इस पानी के टैंक को कंपेयर करते हैं एज अ स्टोरेज टैंक के। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो एज अ स्टोरेज टैंक के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी जगह पे सर्किट के अंदर वोल्टेज की अगर फ्लक्चुएशन आ रही है या कमी बेशी हो रही होती है, तो यही कैपेसिटर एज अ स्टोरेज के तौर पे चूँकि काम कर रहा होता है। तो ये अगर वोल्टेज में कमी बेशी को पूरा करके ये दे रहा होता है, यूँ कह लो कि ये एज अ फ्लुएंट होता है, एज अ स्मूथ जो है वो वोल्टेज को रख रहा होता है। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे रेक्टिफायर में यूज़ होता है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ फ़िल्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुतअद्दिद इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन। बच्चों, अब अगर हम लोग कैपेसिटर की जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर आप देखें तो इसकी जो बुनियादी तौर पर एक कैपेसिटर है वो दो मेटालिक प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब आप वो एल्युमिनियम की ले लें या किसी भी मेटल की ले लें जो मशहूर हैं इसकी, वो दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को एक जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या यूँ कह लो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से जो है वो हम लोग सेपरेट करते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़ सकें, और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीका, पेपर, ऑयल और सिरामिक। तो बहुत सारे ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैं। ये लगाने का बुनियादी मकसद ये है ताकि जो मेटालिक प्लेट्स हैं वो आपस में कंबाइन ना हो सकें, जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो ना कर सके। तो बच्चों, ये तो थी बुनियादी कंस्ट्रक्शन। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक सादा कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है, फिर मैं आपको डिस्चार्जिंग भी इसकी बता दूंगा। बच्चों, जब ये जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक कैपेसिटर की जो दो टर्मिनल्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड मेटल्स के बने होते हैं। अब जो इसको किसी भी सप्लाई के साथ हम नहीं जोड़ते, तो ये जो मेटल्स होती हैं इनके ऊपर जो चार्ज की जो कैपेसिटी है दोनों मेटल प्लेट के ऊपर वो सेम होती है। यूँ कह लो कि पॉजिटिव भी सेम होते हैं और नेगेटिव भी सेम होते हैं। अब जैसे ही हम इसके साथ कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो जैसे मानो कि पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया तो नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, तो जब आप पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे तो जो मेटल के इलेक्ट्रोड के ऊपर जो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव बैटरी का है वो भागता हुआ चला जाएगा इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव की तरफ।
ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं पॉजिटिव की तरफ, तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादती हो जाएगी? वहाँ पर ज़ाहिरी बात है पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती हो जाएगी। जबकि दूसरी जो प्लेट है वहाँ से जो है वो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ दौड़ के चले जाएंगे। तो उस वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो यूँ कह लो कि एक्सेस हो जाएगा या ज़्यादती हो जाएगी। तो एक तरफ जो है वो पॉजिटिव जमा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ नेगेटिव बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना क्रिएट हो जाता है। अब चूँकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में हम लोग क्या करते हैं, एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो ये आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है जो इन प्लेट्स पर मौजूद चार्ज को अच्छे तरीके से बाइंडिंग उनकी कायम रखने के लिए जो है वो मददगार होती है। अब अगर आप वोल्टेज सोर्स एक कैपेसिटर के ऊपर से हटा भी दें, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स इन प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो अपनी असली हालत में वहीं पे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम कुछ बल्ब वगैरह या एलईडी वगैरह इसी कैपेसिटर के साथ अगर आप लगा दें तो आपको पता लग जाएगा कि ये रोशन होने शुरू हो जाएगा। अब जब रोशन कैसे होगा कि वही जो स्टोर्ड पार्टिकल जो इलेक्ट्रोड के ऊपर रुके हुए हैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जो आगे आपने चीज़ लगाई है उसको चलने में मदद देंगे उस वक्त तक जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए और मेटल्स के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ना हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो पर ना पहुंच जाए। ये तो बच्चों था कैपेसिटर की एक बुनियादी वर्किंग कि वो कैसे काम करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक कैपेसिटर है वो उसको अगर आप देखें तो सी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये सी बुनियादी तौर पर कैपेसिटेंस होती है। ये उस कैपेसिटर की ये सलाहियत होती है कि वो कितने उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है, इसको हम लोग कैपेसिटेंस है कह सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को अगर आप जाहिर करें यूनिट्स की शक्ल में तो इसको फेरेड में जाहिर किया जाता है, और कुछ और यूनिट्स भी हैं जैसे माइक्रो फेरेड और मिली फेरेड वगैरह, ये कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं। तो जहाँ पर इसकी जो है वो टाइप्स की अगर आप बात करें तो कैपेसिटर बुनियादी तौर पर दो जो है वो बुनियादी टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लोग कहते हैं पोलर कैपेसिटर और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। तो पहले वाला है जो पोलर कैपेसिटर है उसको हम लोग इस वजह से पोलर कैपेसिटर कहते हैं क्योंकि उसके पोल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तो हमारे पास होता है पॉजिटिव, उसमें टर्मिनल की जो इलेक्ट्रोड है वो थोड़ा सा लेंथ में लंबा होता है, जबकि जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन वो डैश लाइन के अंदर शो हो रहा होता है। जबकि जो नॉन पोलर है क्योंकि उसमें कोई पोल नहीं होते, उसमें आपके यूँ कह लो कि ना तो पॉजिटिव का ख्याल रखना पड़ता है ना तो नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन पोलर में आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप पोलैरिटी कनेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसे बातें मैंने समझाने की पूरी कोशिश की कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्यों ज़रूरी है ये कैपेसिटर किसी सर्किट के अंदर, क्या यूनिट्स हैं इसकी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके बताऊंगा कि कैसे कैपेसिटर सीरीज़ में अगर 3 कैपेसिटर जोड़े जाएं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, और अगर यही कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जोड़े जाएं तो उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है। तो बच्चों अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।